स्पेन के शक्तिशाली हैब्सबर्ग राजवंश के राजा ठीक से खाना भी नहीं चबा पाते थे। उनका निचला जबड़ा इतना टेढ़ा और बाहर की तरफ निकला हुआ था कि वे स्पष्ट बोल भी नहीं सकते थे। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उन्होंने सत्ता और खून की शुद्धता बचाने के लिए पीढ़ियों तक सिर्फ अपने ही परिवार के भीतर शादियां की। हाँ, और उन्हें मिली एक भयानक जेनेटिक बर्बादी। तो आज की इस डीप डाइव में हम यही डिकोड करेंगे कि कैसे प्राचीन भारत के ऋषियों ने हजारों साल पहले ही इस जेनेटिक बर्बादी से बचने का बायोलॉजिकल कोड क्रैक कर लिया था। बिल्कुल। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं दर्ज है जहां शाही घरानों ने जेनेटिक शुद्धता के भ्रम में अपना ही पूरा वंश नष्ट कर लिया, और यहीं पर भारत की वो प्राचीन गोत्र व्यवस्था एक साइंटिफिक शील्ड की तरह सामने आती है। और आज की इस चर्चा का आधार है हाइपरक्वेस्ट नाम के यूट्यूब चैनल के एक वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि इस गोत्र व्यवस्था के पीछे का असली जीव विज्ञान क्या है। हाँ, और साथ ही ये भी कि ये इन ब्रीडिंग से होने वाले गंभीर रोगों को कैसे रोकती है। ये विषय सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि आज के विज्ञान की कसौटी पर भी 100% खरा उतरता है। सही कहा। और सुनने वालों के लिए एक और दिलचस्प बात होगी, अगर कोई अपना गोत्र भूल गया है तो उसे वापस खोजने के व्यवहारिक तरीके क्या हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो विज्ञान को गहराई से समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि वास्तव में गोत्र है क्या, क्योंकि अक्सर समाज में गोत्र और जाति को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी देखने को मिलती है। लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये भ्रम बहुत आम है, लेकिन स्रोत के अनुसार इन दोनों की बुनियादी संरचना एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जी, गोत्र का पूरा आधार जेनेटिक्स पर टिका है। महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी का हवाला देते हुए स्रोत में इस अंतर को बहुत स्पष्ट किया गया है। वो सूत्र क्या था, कुछ अपत्यम करके था ना? हाँ, अपत्यम पोत्र प्रभृति गोत्रम। इसका सीधा अर्थ ये है कि गोत्र का मतलब तुरंत के बेटे या बेटी से नहीं बनता। अच्छा, तो फिर किससे बनता है? ये पोते पोतियों और उनके बाद आने वाली अनंत पीढ़ियों की एक लंबी जेनेटिक श्रृंखला है। मतलब एक तरह से पूरा का पूरा जेनेटिक ट्री। वैसे मैंने पढ़ा है कि रोमन साम्राज्य में भी जीन्स या कुल जैसी एक व्यवस्था थी। हाँ, दुनिया भर में कई सभ्यताओं ने क्लैन बनाए, लेकिन उन सब का मुख्य उद्देश्य जेनेटिक शुद्धता के नाम पर अपनों के बीच ही विवाह करना था, जो कि सामाजिक ज्यादा था। और गोत्र? गोत्र दुनिया की एकमात्र ऐसी ज्ञात व्यवस्था नजर आती है जिसे जेनेटिक शुद्धता के लिए नहीं, बल्कि जेनेटिक बीमारियों से बचने के लिए डिजाइन किया गया था। क्या बात है। और अगर जाति की बात करें तो स्रोत बताता है कि वो मुख्य रूप से पेशे पर आधारित थी, एक वर्क एसोसिएशन या गिल्ड सिस्टम की तरह। बिल्कुल। प्राचीन समय में जो व्यक्ति लोहे का काम करता था वह उस विशिष्ट जाति या गिल्ड का हिस्सा बन गया। जो मिट्टी के बर्तन बनाता था उसकी अलग जाति बन गई। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, एक बहुत ही सामान्य उदाहरण से। मान लीजिए एक परिवार में 5 बच्चे हैं। एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक व्यापारी है और एक शिक्षक है। काम के आधार पर प्राचीन व्यवस्था के अनुसार इनकी जातियां या प्रोफेशन बेस्ड गिल्ड अलग अलग हो सकते थे। हाँ, बिल्कुल हो सकते थे। लेकिन चूंकि इनका जन्म एक ही पिता से हुआ है, एक ही जेनेटिक लाइन से हुआ है, इसलिए इनका गोत्र हमेशा एक ही रहेगा। गोत्र जन्म से तय होता है और जाति काम से। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। और जब ये साफ हो जाता है कि गोत्र जेनेटिक्स और जन्म से जुड़ा है, तो मानव शरीर की कोशिकाओं को समझना जरूरी हो जाता है। बायोलॉजिकल नजरिए से ना? हाँ, देखिए, मानव शरीर की हर कोशिका में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें हमारा सारा डीएनए, शारीरिक बनावट और बीमारियों का इतिहास स्टोर होता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन एक मिनट आइए, एक बड़ा सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है, ये व्यवस्था केवल पिता के वंश से ही क्यों चलती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ऊपरी तौर पर देखने से ये किसी पुरानी पुरुष प्रधान सोच का नतीजा लग सकता है। हाँ, बिल्कुल पैट्रियार्कल लगता है कि महिलाओं को गोत्र में महत्व क्यों नहीं दिया जा रहा। जब महिला विवाह करती है तो वो अपना गोत्र छोड़कर पति का गोत्र क्यों अपनाती है? मैं समझाती हूँ। समाजशास्त्र के नजरिए से ये पुरुष वर्चस्व लग सकता है, लेकिन जीव विज्ञान इसका एक बहुत ही तार्किक कारण देता है। शरीर में मौजूद उन 23 जोड़ों में से पहले 22 जोड़े ऑटोजोम्स कहलाते हैं। और ये माता और पिता दोनों से समान रूप से आते हैं, है ना? बिल्कुल। सारा खेल उस 23वें जोड़े का है, जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। महिलाओं में यह जोड़ा XX होता है और पुरुषों में XY होता है। अच्छा, मतलब Y क्रोमोसोम केवल और केवल पुरुषों के पास ही होता है। हाँ, और यही Y क्रोमोसोम सबसे अहम बायोलॉजिकल मार्कर है।
ये विशेष रूप से केवल पिता से पुत्र में ही ट्रांसफर होता है। जबकि एक्स क्रोमोसोम माता से भी आ सकता है और पिता से भी। सही कहा। अगर महिलाओं के एक्स क्रोमोसोम के आधार पर पीढ़ियों को ट्रैक करने का प्रयास किया जाए तो सोचिए क्या होगा। शायद कुछ ही पीढ़ियों में वो एक जटिल भूल भुलाया बच जाएगा, क्योंकि एक बेटी को एक एक्स क्रोमोसोम अपनी माँ से मिलता है और दूसरा एक्स अपने पिता से। बिल्कुल। और आगे चलकर वो अपनी संतान को उन दोनों में से कोई एक एक्स देगी और उसके पति से एक और एक्स आएगा। बाप रे, कुछ ही पीढ़ियों के बाद तो ये पता लगाना ही असंभव हो जाएगा कि कौन सा एक्स क्रोमोसोम असल में कहाँ से शुरू हुआ था। हाँ, एक्स क्रोमोसोम के पास कोई ऐसी यूनिकनेस नहीं है जो बिना मिलावट के एक सीधी लाइन में चले। वंशावली को ट्रैक करने का ये रास्ता बहुत उलझा हुआ है। लेकिन वाई क्रोमोसोम एक यूनिक जेनेटिक सिग्नेचर की तरह काम करता है ना? क्या बात है, हजारों सालों तक जेनेटिक लाइन को ट्रैक करने के लिए ये सबसे अचूक तरीका लगता है। इसीलिए गोत्र को पितृसत्तात्मक व्यवस्था मानने के बजाय एक बेहद उन्नत साइंटिफिक ट्रैकिंग मैकेनिज्म मानना ज्यादा उचित है। स्रोत का भी यही मुख्य तर्क है। और चूंकि गोत्र हमें जेनेटिक लाइन ट्रैक करने में मदद करता है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? यहीं पर समान गोत्र में शादी न करने का विज्ञान सामने आता है। हाँ, क्योंकि इनब्रीडिंग के खतरे कोई मामूली बात नहीं है। स्रोत में क्रोमोसोम के सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। ये सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म क्या है? थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, हमारे जीन्स में समय के साथ म्यूटेशन या कुछ जेनेटिक एरर्स होते रहते हैं। हमारे पहले 22 जोड़े क्रोमोसोम में एक अद्भुत प्रणाली है। जो कि वे जोड़े में होते हैं, एक माता से और एक पिता से, तो क्या वे एक दूसरे की मदद करते हैं? बिल्कुल। अगर किसी एक क्रोमोसोम में कोई जेनेटिक खराबी आ जाती है तो दूसरा जोड़ीदार क्रोमोसोम उस हिस्से को रीड करता है और उस खराबी को खुद ठीक कर लेता है। इसे ही सेल्फ रिपेयर कहते हैं। अच्छा, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बहुत ही जरूरी दस्तावेज की 2 कॉपी मौजूद हो। हाँ हाँ, बहुत अच्छी एनालॉजी है ये। मतलब अगर एक कॉपी पर गलती से स्याही गिर जाए और कुछ शब्द छिप जाएं, तो दूसरी साफ कॉपी को देखकर पहली वाले की गलती सुधारी जा सकती है। एकदम सटीक। और अब सोचिए, अगर माता पिता दोनों एक ही खानदान या एक ही गोत्र के हों तो समस्या कितनी विकराल हो जाएगी। क्योंकि उनके पूर्वज एक ही थे, तो बहुत अधिक संभावना है कि दोनों के जेनेटिक दस्तावेजों में ठीक एक ही जगह पर स्याही गिरी हो। जी, यानी माता और पिता दोनों के क्रोमोसोम में एक ही जेनेटिक एरर मौजूद होगा। ऐसे में वो सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म पूरी तरह फेल हो जाता है। क्रोमोसोम को पता ही नहीं चलता कि ओरिजिनल और सही जानकारी क्या थी। और फिर वो एरर या म्यूटेशन बच्चे में एक गंभीर बीमारी, शारीरिक विकृति या दिमागी कमजोरी का रूप ले लेता है। और अगर बात 23वें जोड़े यानी XY क्रोमोसोम की करें तो मामला और भी खतरनाक हो जाता ना, क्योंकि Y को तो कोई जोड़ीदार ही नहीं है। हाँ, महिलाओं के पास तो फिर भी अपना जोड़ीदार X होता है, लेकिन Y क्रोमोसोम बायोलॉजिकल रूप से बिल्कुल अकेला है। रिपेयर करने के लिए उसके पास दूसरा Y नहीं होता। अरे बाप रे, तो फिर जब Y क्रोमोसोम में कोई खराबी आती है तो वो क्या करता है? इसी मजबूरी के कारण इवोल्यूशन के लंबे सफर में जब भी Y क्रोमोसोम में कोई खराबी आई तो खुद को पूरी तरह नष्ट होने से बचाने के लिए उसने अपने ही खराब हो चुके हिस्सों को काटकर अलग कर दिया। स्रोत में यह आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला था कि इसी प्रक्रिया के कारण Y क्रोमोसोम अपने 90% जीन्स खो चुका है। अपना वजूद बचाने के लिए वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है और म्यूटेशन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो चुका है। और अगर समान गोत्र में विवाह होता है तो Y क्रोमोसोम की कोई भी गड़बड़ी सीधे बेटे में ट्रांसफर हो जाती है, बिना किसी फिल्टर के। बिल्कुल। शाही घरानों ने जब अपनों के बीच शादियां की तो उन्हें इसी जेनेटिक तबाही का सामना पड़ा था। जैसे मिस्र के राजा तूतनखामेन का इतिहास। स्रोत में इसका जिक्र है कि उनके पिता अखिनातेन ने परिवार के भीतर विवाह किया था, संभवतः अपनी ही बहन से। और इसका परिणाम ये हुआ कि तूतनखामेन जन्म से ही कई बीमारियों का शिकार थे। उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी थी। हाँ, मैंने पढ़ा है कि इनके पैरों में विकृति थी और वे बिना लाठी के चल भी नहीं सकते थे। छोटी सी उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। और फिर स्पेन के हैब्सबर्ग राजवंश का वो खौफनाक उदाहरण तो है ही, जिससे हमने शुरुआत की थी। हाँ, हैब्सबर्ग जॉ जेनेटिक शुद्धता के लिए आपस में शादियां की और नतीजा ये कि राजा ठीक से बोल और खा भी नहीं पाते थे। इन ऐतिहासिक त्रासदियों से ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि गोत्र व्यवस्था ने जेनेटिक डाइवर्सिटी को इतना अनिवार्य क्यों बना दिया। स्रोत में मनुस्मृति के एक श्लोक का भी उल्लेख है ना? हाँ, जिसमें स्पष्ट नियम है कि विवाह करने वाले लड़का और लड़की के बीच
कम से कम 6 पीढ़ियों का अंतर होना ही चाहिए। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ है कि प्राचीन काल में ही बिना किसी माइक्रोस्कोप के ऋषियों ने डाइवर्सिटी का महत्व समझ लिया था। इसे कृषि विज्ञान के एक सिद्धांत से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। किसी भी एक खेत में अगर बार बार एक ही फसल बोई जाए तो क्या होगा? मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे और फसल कमजोर होने लगेगी। बिल्कुल। इसीलिए सरकारें और वैज्ञानिक किसानों को फसलें बदल बदल कर बोने की सलाह देते हैं, जिसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। मानव प्रजाति के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है। अलग अलग गोत्र में विवाह करने से जेनेटिक पूल में नए जीन्स आते हैं, जेनेटिक कमजोरियां दूर होती हैं। और लंबे समय में मानव विकास या ह्यूमन एवोल्यूशन एक ज्यादा मजबूत और स्वस्थ दिशा में आगे बढ़ता है। ये तो हो गया विज्ञान, लेकिन अब एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल उठता है। आज के समय में बहुत से लोग अपना मूल गोत्र भूल चुके हैं, तो वे इसे कैसे खोज सकते हैं? स्रोत में उन लोगों के लिए अपना जेनेटिक इतिहास वापस खोजने के कुछ बहुत ही स्पष्ट कदम बताए गए हैं। सबसे पहला और आसान कदम है अपने परिवार के बुजुर्गों से पूछना। हाँ, दादा दादी, चाचा या गांव के किसी पुराने व्यक्ति के पास अक्सर ये जानकारी मौखिक रूप से सुरक्षित होती है। और अगर वहां से कोई सुराग न मिले तो अपने पुश्तैनी गांव या अपने मूल भौगोलिक क्षेत्र में जाना एक अच्छा कदम हो सकता है। क्योंकि एक ही क्षेत्र से आने वाले एक ही जाति या उपनाम के लोगों का गोत्र अक्सर समान होता है, सही? बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि अगर ये सारे रास्ते बंद नजर आए तो भारत में कुछ ऐसे विशेष स्थान हैं जो किसी विशाल डेटाबेस की तरह काम करते हैं। जैसे गया में पिंडदान करने जाना। अक्सर पढ़े लिखे लोग इसे सिर्फ एक अंधविश्वास या कर्मकांड मान लेते हैं। और यही वो गलती करते हैं। गहराई से देखने पर पता चलता है कि गया जैसे स्थान प्राचीन काल के डेटाबेस मैनेजमेंट सेंटर थे। अरे वाह! डेटाबेस मैनेजमेंट सेंटर कैसे? सैकड़ों सालों से जब भी कोई परिवार वहां गया तो वहां के पुजारियों ने उनके गोत्र, पूर्वजों के नाम और मूल स्थान का पूरा रिकॉर्ड अपनी पोथियों में दर्ज कर लिया। ये आज के क्लाउड स्टोरेज जैसा ही है। क्या बात है! मतलब जो रस्म सतह पर केवल एक परंपरा लगती है, वो असल में पीढ़ियों का सुरक्षित बैकअप डेटाबेस है। वहां जाकर कोई भी अपना रिकॉर्ड खोज सकता है। बिल्कुल खोज सकता है। लेकिन मान लीजिए एक आखिरी स्थिति ये भी हो सकती है कि इन तमाम कोशिशों के बाद भी किसी को अपना गोत्र ना मिले, तब क्या विकल्प है? उस स्थिति के लिए स्रोत में एक अंतिम विकल्प दिया गया है। ऐसा व्यक्ति किसी विद्वान गुरु से दीक्षा ले सकता है। जब कोई शिष्य किसी गुरु से जुड़ता है तो वो उस गुरु के गोत्र को अपना सकता है। और फिर वही गोत्र उसकी आने वाली पीढ़ियों में एक नए सिरे से आगे बढ़ता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि गोत्र केवल विवाह की कोई पुरानी सामाजिक शर्त नहीं है। ये जेनेटिक्स और बायोलॉजी को मिलाकर बुना गया एक बेहद उन्नत वैज्ञानिक ढांचा है, जिसका सीधा उद्देश्य इंसानी नस्ल को इनब्रीडिंग की जेनेटिक बीमारियों से बचाना था। लेकिन चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार दिमाग में आता है जिस पर सुनने वाले गहराई से विचार कर सकते हैं। कैसा विचार? स्रोत के अनुसार रिपेयर मैकेनिज्म ना होने के कारण पुरुष वाई क्रोमोसोम अपने 90% जीन्स खो चुका है। केवल 4-5% ही बचे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि भविष्य में इसके पूरी तरह खत्म होने का भी खतरा है। हाँ, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है जीव विज्ञान में। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये प्राचीन गोत्र व्यवस्था सिर्फ मौजूदा बीमारियों को रोकने के लिए थी, या क्या हमारे पूर्वज ये जानते थे कि मानव प्रजाति को लाखों साल आगे तक जीवित रखने के लिए इस कमजोर होते वाई क्रोमोसोम को किसी भी कीमत पर म्यूटेशन से बचाना ही होगा? ये तो सच में दिमाग हिला देने वाला सवाल है। और आज जब जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्रिस्पर जैसी तकनीकों से लैब में डीएनए एडिट हो रहा है, तो क्या हम इवोल्यूशन के एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां भविष्य में इंसानी जेनेटिक्स पूरी तरह से बदल जाएगा? या शायद लैब के बजाय प्रकृति का ये ओरिजिनल गोत्र सिस्टम ही हमें बचाएगा? बिल्कुल। इस भारी और विचारणीय सवाल के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। स्रोत के इस अद्भुत ज्ञान को डिकोड करने में मजा आ गया। फिर मिलेंगे किसी और नए विषय के साथ।